हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की डीएलएड, जिसे हम बीटीसी के नाम से पहले जानते थे, उसकी राजन सीरीज़ की क्लासेस चल रही हैं। तो उसके अंतर्गत पिछली 3 क्लासेस में हम 50 बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आज हमारे 75 यानी कि 75 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे बहुविकल्पीय की। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कल आप सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे राजन सीरीज के। उसके बाद हम अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है। 3 तारीख से आप सभी की परीक्षाएँ होने वाली हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर देना जब पसंद आए तो। पहले प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मौन वाचन में, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सास्वर वाचन में, तीसरा ऑप्शन है लेखन शिक्षण में और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो मॉन्टेसरी विधि एक हमारी शिक्षण विधि होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो बहुत सारे लोग इस प्रश्न में उपर्युक्त सभी ऑप्शन देख के जल्दी से उसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग हम करते हैं लेखन शिक्षण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हमेशा मैं मेंशन करता हूं, हर प्रश्न का उत्तर उसके नीचे मैं मेंशन कर देता हूं, जिससे आप सभी स्क्रीनशॉट ले पाएं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है, छा संयुक्त वर्ण के संयोग से बनता है। पिछली क्लासेस में मैं आप सभी को संयुक्त वर्ण या व्यंजन कह लीजिए सभी की जानकारी दे चुका हूं कि इनकी संख्या 4 होती है, छात्रा, ज्ञा और सिरा। तो हमसे इसमें यह पूछा गया है कि ये जो शा होता है वो किस किस के योग से बनता है। पहला ऑप्शन आधे का और शा के योग से, दूसरा आधे का और सा के योग से, तीसरा आधे का और जा के योग से और चौथा आधे का और षटकोण वाले सा के योग से। तो एक बात याद रखना है कि जो हमारा का होगा उसके नीचे हलंत जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो आधा होता है। हलंत का अर्थ ये होता है। तो दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। का हमारा आधा और षटकोण वाले सा के योग से छा का निर्माण होता है। दूसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द से। पर्वत शब्द का समान अर्थी शब्द है, मतलब कि जैसा पर्वत का अर्थ होता है, इनमें से 4 ऑप्शन में एक शब्द ऐसा दिया गया है जिसका अर्थ पर्वत से ही मिलता है। पहला ऑप्शन है घन, दूसरा ऑप्शन आगार, तीसरा ऑप्शन कूट और चौथा ऑप्शन पादप। इन चारों में से जो हमारा सही विकल्प होगा हमें वो बताना है। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूट। कूट पर्वत का समान अर्थी शब्द होता है। समान अर्थी मतलब समान अर्थ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। जो मैंने आपको केटीएम वाली ट्रिक बताई है उसके माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा मूर्धन्य नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टा, दूसरा ऑप्शन है ठा, तीसरा ऑप्शन है डा और चौथा ऑप्शन है ढै। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, ना कि मूर्धन्य। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको उत्क्षिप्त व्यंजन से संबंधित भी क्वेश्चन कराया है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस भी जाकर जरूर देख लें। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया, था का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, मतलब कि था का उच्चारण स्थान हमसे पूछा है कौन सा होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया तालब, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया दंत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया कंठ और चौथा ऑप्शन है हमें दिया गया ओष्ठ। तो था का उच्चारण स्थान कौन से, उस उच्चारण स्थान क्या है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। था का उच्चारण स्थान क्या होता है कहने का प्रश्न का यह तात्पर्य है। तो
था हमारा ता वर्ग में आता है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। था हमारा दंत से उच्चारित होता है। पांचवें प्रश्न के बाद बात करते हैं छठवें प्रश्न के बारे में। छठवां प्रश्न है दंतोष्ट से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। अर्थात दंतोष्ट का अर्थ है दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है पा और फा, दूसरा ऑप्शन या और ला, तीसरा ऑप्शन का और चा, और चौथा ऑप्शन है टा और ठा। तो दंतोष्ट से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फा और वा। ये हमारे दंतोष्ट से उच्चारित होते हैं। छठे प्रश्न के बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न है संयुक्त स्वर है। अभी तक आपने जाना था संयुक्त व्यंजन। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से। पहला ऑप्शन लघु आ, लघु ई, लघु उ और रेर। दूसरा ऑप्शन दीर्घ आ, दीर्घ ही, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। तीसरा ऑप्शन है आ और बा, यानी कि ये सभी हमारे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो सभी संयुक्त स्वर होते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त स्वर जान लीजिए इस प्रश्न के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम आ की बात करें तो आ का उच्चारण होता है लघु आ और लघु आ के मेल से। जब लघु आ और लघु आ मिलते हैं तो दीर्घ आ का उच्चारण या फिर दीर्घ आ का निर्माण होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ए का अगर हम बात करें तो ए का निर्माण होता है लघु आ और लघु आ, और जब लघु ई मिलते हैं तो ए का निर्माण हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। पिछली क्लासेस में मैं आप सभी को बता चुका हूँ, तो इस पे ज़्यादा समय गंवाने से अच्छा है सीधे सीधे आंसर को बताया जाए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे चार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं नवे प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है वर्ण सा और हा कौन से व्यंजन होते हैं। यहाँ तीनों शाह होंगे और हा भी दिया गया है उनके साथ। तो पहला ऑप्शन है स्पर्श, दूसरा ऑप्शन है संघर्षी, तीसरा ऑप्शन है आ और वा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं नवे प्रश्न के बारे में। तो शाह और तीसरा जो हमारा सड़क वाला सा होता है वो, और हा, ये सभी हमारे स्पर्शी भी होते हैं और संघर्षी भी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों विकल्प, क्योंकि इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। नवे प्रश्न के बाद बात करते हैं दसवें प्रश्न के बारे में। दसवां प्रश्न हमसे पूछा गया है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। अर्थात शब्दों का सही उच्चारण किस प्रकार से होता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन वाचन शिक्षण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन लेखन शिक्षण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आ और बा दोनों विकल्प, यानी कि वाचन और लेखन दोनों शिक्षण के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर शुद्ध उच्चारण की बात की जाए तो आप किसी भी शब्द का शुद्ध उच्चारण तभी कर पाओगे जब आप उसे शुद्ध रूप में लिख पाओगे और शुद्ध रूप से बोल पाओगे। तो दसवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा, यानी कि जब तक हमें लिखना और उस शब्द का बोलना, उस शब्द को बोलना ढंग से नहीं आ जाएगा तब तक उसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न है ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ये बहुत ही नया प्रश्न है और आप सभी को इस प्रश्न को जरूर पढ़ के जाना है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन हमें दिया गया ग्रामसन ने, ग्रासमन ने, दूसरा ऑप्शन गियर्सन ने, तीसरा ऑप्शन भोलानाथ तिवारी ने, और चौथा ऑप्शन चौमस्की की जगह चौकस्की हो गया है, तो ये चौमस्की होगा। चौथा ऑप्शन है चौमस्की ने। तो अब मैं 11वें प्रश्न की बात करूं
बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन भोलानाथ तिवारी लगाते हैं, क्योंकि ध्वनि के नियम जब भी हम सर्च करेंगे तो उन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन ध्वनि के नियम का जो प्रारंभ किया था वो किया था गियर्सन ने। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर्सन ने ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। अर्थात हमसे पूछा गया है कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 12, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन अनगिनत। तो हिंदी की कितनी बोलियां प्रचलित हैं, इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। हिंदी की 18 बोलियां प्रचलित हैं। ध्यान रखना है इस प्रश्न को, हिंदी की 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्ण दा और मतलब आधा दा और या को मिलाकर संयुक्त वर्ण मिलता है। तो इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको प्रश्न तो सेम यही मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको घा मिलेगा, दूसरा ऑप्शन घा ध्या मिलेगा और तीसरा ऑप्शन दया और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके टाइपिंग करते वक्त ये लिखा नहीं जा रहा था, ये हमारा विद्या वाला जो धा होता है वो होगा। तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब हम दा और ध्या या को आधे दा और या को मिलाते हैं तो हमारा विद्या वाला धा मिलकर बनता है, जिसको हम आधे दा और या को मिलाकर कर सकते हैं। मोबाइल के कीपैड में आराम से, कीबोर्ड में आराम से टाइप हो जाता है, लेकिन जब मैं ये पीडीएफ टाइप कर रहा था तो वो बार बार बदल जा रहा था, इसलिए दा और या के मेल से विद्या वाला जो ध्या होता है वो मिलता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे का वर्ग के घा को लगाए जाते हैं चौथे वर्ण को, जो कि गलत होता है। 13वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्णमाला का आशय है। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा पिछले वीडियो में बताई थी कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो आप सभी को इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखना है। पहला ऑप्शन शब्द के समूह से, दूसरा ऑप्शन वर्णों के संकलन से, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वर्णों के व्यवस्थित समूह से और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शब्द रचना से। तो वर्णमाला का आशय, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वर्णमाला का आशय होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, यही मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो ये प्रश्न कई बार करा चुका हूँ। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या होती है 52। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन राजन सीरीज में रिपीटेड दिए हुए हैं, तो उनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवा रहा, उन पे आपके पेपर 3 तारीख को हैं, इसलिए मैं उनका उत्तर डायरेक्ट ही आप सभी को बता रहा हूँ। इसके बाद है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अयोगवा है, अयोगवा किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विसर्ग को, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अल्पप्राण को, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संयुक्त व्यंजन को और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है महाप्राण। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अयोगवा होता है हमारा विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अंग के बाद जो आह आता है उसके पीछे जो बिंदी लगी होती हैं दो, उन्हें ही हम अयोगवाह में काउंट कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब देखते हैं बाकी जो ऑप्शन हमें दिए हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण हमारे वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं और इसके बाद जो आखिरी है हमारा महाप्राण, उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी 24, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न है, रुकना या अर्ध ठहराव किस प्रकार का विराम चिन्ह का योधक है। तो हमें बताना है कि जब हम रुकते हैं या फिर अर्ध ठहराव लेते हैं तो उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है योजक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अल्प विराम
और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया पूर्ण विराम और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है विस्मयादि बोधक का। विराम चिन्ह से आपका ये क्वेश्चन है। तो जब हम किसी भी बात को कहने के लिए बीच में थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। अल्प विराम, और इसका आपको चिन्ह अच्छे से देखकर जाना है। जो हम कॉमा लगाते हैं वही हमारा अल्प विराम होता है। इसके बाद बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न है, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतकों शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है। तो हमें बताना है जब हमें हर्ष, शोक, दुख या घृणा व्यक्त करनी होती है तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन लाघव चिन्ह, दूसरा ऑप्शन उद्धरण चिन्ह, तीसरा ऑप्शन निर्देशन चिन्ह और चौथा ऑप्शन है विस्मयादिक बोधक चिन्ह। तो जब हम कोई हर्ष, शोक या फिर दुख या घृणा का व्यक्त करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह एक डंडा और इसके नीचे जो बिंदी होती है वो कहलाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। जब हमें किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखना हो तो हमें क्या अपनाना चाहिए, हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पूर्ण विराम, दूसरा ऑप्शन उद्धरण चिन्ह, तीसरा ऑप्शन अपूर्ण विराम और चौथा ऑप्शन है लाघव चिन्ह। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे, 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका उपयोग तो आप बार बार करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिए गए लाघव चिन्ह का, दूसरा ऑप्शन कोष्टक चिन्ह का, तीसरा ऑप्शन पूर्ण विराम का और चौथा ऑप्शन अपूर्ण विराम चिन्ह का। तो 20वें प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करें तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोष्टक चिन्ह। अगर हमें किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना होता है तो हम उसके बाद कोष्टक लगाकर उसके अर्थ को लिख देते हैं, ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं। 20वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। 21वां प्रश्न है हमसे प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है, जिसे हम इंटेरोगेटिव मार्क भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव से आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कॉमा, दूसरा विसर्ग, तीसरा सेमी कॉलन और चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन में आप सभी को बता चुका हूँ, या, रा, ला और वाह होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो वाह दिए गए हैं। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए प्रश्नों को ठीक से पढ़कर जाना है। तो 22वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि पहला, जो हमारा बादल वाला वाह होता है ये हमारा अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, अर्थात पाठ्य वस्तु के बारे में हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एक कहानी का, नहीं, दूसरा ऑप्शन एक निबंध का, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है एक कविता का और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो पाठ्य वस्तु जो विश्लेषण होता है, जिसका हम वर्णन करते हैं वो किसका विश्लेषण होता है, हमें ये बताना है। तो 23वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो पाठ्य वस्तु होती है वो हमें एक कालांश यानी कि एक पीरियड या एक टाइम की जो शैक्षिक सामग्री होती है उसका विश्लेषण होता है। इसके बाद बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमसे पूछा गया है आनंद का विलोम है, मतलब कि आनंद जो शब्द होता है उसका विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन विष, दूसरा ऑप्शन विषाद, तीसरा ऑप्शन अवनि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अर्पण। तो आनंद शब्द के यदि हम विलोम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आनंद का विलोम होता है
विषाद। 24वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया है विरोध शब्द का विलोम है। तो पहला ऑप्शन सहमत, दूसरा ऑप्शन समर्थन, तीसरा ऑप्शन सहायता और चौथा ऑप्शन अनुरोध। तो विरोध शब्द के विलोम शब्द की यदि हम बात करें, यही हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विरोध का विलोम शब्द होता है समर्थन। तो ये थे आज के हमारी वीडियो के 25 के 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जो जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, सभी के पास ये वीडियो को पहुँचा दीजिए। बेचारे जिसने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं करी है, उसके पास ये वीडियो पहुँचा दीजिए। कम से कम बहुविकल्पीय प्रश्न उसके 5 ऐसे हो जाए कि उसके 5 नंबर पक्के हो जाएँ। उसके बाद हम करेंगे अति लघु प्रश्न, और मैं ऐसी आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर ये वीडियोस कर ली तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्दी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।